नमस्कार, मैं राकेश शुक्ला। दर्शनम के इस मंच पर दंडकारण्य के अलौकिक दर्शन विषय पर हो रहे वेबिनार में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे अनछुए पौराणिक, धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो स्थानीय स्तर पर तो काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी पहचान प्रदेश और देश में नहीं है। दर्शनम के इस मंच पर आज हमारे साथ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ एएसआई के पूर्व निदेशक के मोहम्मद जी शामिल हो चुके हैं। हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्राध्यापक आर्य शर्मा जी, डॉक्टर आर्य शर्मा जी अभी ज्वाइन करने वाले हैं। पर्यटन बोर्ड के जो वरिष्ठ समन्वयक हैं श्रीमती सुविधा चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और सबसे संयोग की बात यह है कि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी को हम लोग ऐसे स्थलों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कहना चाहिए कि हजारों साल पुराने हमारी जो विरासत है, उस विरासत को लेकर अपने जो नई पीढ़ी है वो पूरी तरह से नहीं जान पा रही। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं और मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ छोटी मोटी जो जानकारियां हैं वो मैं साझा करना चाहूँगा। जैसे दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में उसका मंदाकिनी गंगा से लेके गोदावरी के तट जो वारंगल और तेलंगाना में है वहां तक विस्तारित था। लेकिन समय के साथ राजसत्ता बदली, राजसत्ता के साथ भौगोलिक स्थितियां बदली, उसका नए नए तरीके से सीमांकन हुआ और दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो धीरे 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 सिमटता चला गया और आज वो क्षेत्र हमारा जो सिर्फ बस्तर तक ही सीमित रह गया। हमारे बीच में जीवाजी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर आर्य शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है शर्मा जी इस वेबिनार में। तो हम चर्चा कर रहे थे दंडकारण्य क्षेत्र को लेके। तो मूलतः जो इसका पूरा इलाका है, दंडकारण्य का जो इलाका है वो एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी की सबसे जो उर्वरा और तपोभूमि है वो मानी जाती है। उसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि हम यदि चित्रकूट से शुरू करें जी, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चित्रकूट में एक गहोरा क्षेत्र है। तो गहोरा क्षेत्र से लेके और दंडकारण्य का क्षेत्र जो अभी तक माना जाता है वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है रायगढ़, वहां तक माना जाता है। वो चित्रकूट अपने आप में एक काफी सिद्ध स्थल है और चित्रकूट के बारे में मुझे नहीं लगता कि उसको किसी पहचान की आवश्यकता है। चित्रकूट समूची दुनिया में प्रभु श्री राम की तपोभूमि के रूप में अपने आप में परिचित है। लेकिन उसी चित्रकूट में कई ऐसे स्थान हैं जो मैं कहना चाहिए कि पहचान जिनकी बहुत सीमित है। जैसे चित्रकूट में राम घाट है, मुझे लगता है सभी लोगों को पता है कि चित्रकूट में राम घाट है जहां गोसाई तुलसीदास जी बैठ के अपने रामायण के एक हिस्से की रचना किए थे। उसी राम घाट में एक मंदिर है मद गजेंद्र नाथ का मंदिर। उस मद गजेंद्र नाथ के मंदिर पे 4 शिवलिंग स्थापित है। पहला शिवलिंग मतलब ऐसा मतलब प्रमाणित तौर पे कहा जाता है कि जो पहला शिवलिंग है वो वहां पे ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। दूसरा शिवलिंग रावण के पिता विश्वेश्वरैया ने स्थापित किया था। तीसरा शिवलिंग ऋषि अत्रि ने स्थापित किया था और चौथा शिवलिंग प्रभु राम जब तपस्या करने आए थे, कहना चाहिए कि वनवास में आए थे, तो उन्होंने चौथा शिवलिंग स्थापित किया था। वो 4 शिवलिंग आज भी वहां पे स्थापित हैं। तो हमें ये मानना चाहिए कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, यानी कि ये चारों काल खंड में वो शिवलिंग वहां पर उसी स्थिति में हैं। लेकिन हम चित्रकूट को कामदगिरि के रूप में, मां मंदाकिनी के रूप में, भगवान राम के वनवास काल
के रूप में तो जानते हैं, लेकिन ऐसे स्थलों के बारे में हम ज़्यादा हमारे लोग जानकारी नहीं रख पा रहे या उनके पास ये जानकारी नहीं है। चित्रकूट में ही आपका एक पहाड़ी क्षेत्र में एक गांव है बरहा कोटरा। बरहा कोटरा में आप पाएंगे कि वो थोड़ा सा पहाड़ी चढ़ के आप जाएंगे तो चट्टानों के बीच में गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित है। और ऐसी मान्यता है कि उस गुफा में जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है और 5 शिवलिंग स्थापित हैं, वहां पे बाणासुर ने तपस्या की। तो एक मान्यता है कि एक उस जगह पे, और आज भी वहां पे है, और उस पहाड़ी के ऊपर चट्टानों के बीच में जल प्रवाहित होता है। वो 5 शिवलिंग का लगातार जलाभिषेक होता है। अब चित्रकूट में ही आप दूसरी तरफ जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में ही, चित्रकूट के क्षेत्रफल में ही, तो वहां पे पहाड़ी के पास एक चर नामक स्थान है। उस चर नामक स्थान पे एक ऐसा शिव मंदिर है जो गुजरात के सोमनाथ का जो पुराना मंदिर था, हूबहू उसका लघु रूप है। तो वो जो मंदिर है, उस मंदिर की स्थापत्य कला बहुत बेजोड़ है। अब उस मंदिर के बाहर आज भी एक पंक्तिबद्ध तरीके से शिवलिंग रखे हुए हैं, और वो इतनी अद्भुत जगह है कि चारों तरफ वन क्षेत्र, फिर खुला क्षेत्र, और उसके बाद वहां पे शिवलिंग और वो मंदिर। मतलब उस जगह तक यदि लोग पहुंचने लगेंगे तो मुझे लगता है कि क्षेत्र का भी विकास होगा, उस जगह की भी सिद्धि होगी। अब चित्रकूट की जब हम बात कर रहे थे तो उसके पास आप आगे, चित्रकूट से जो हम आगे बढ़ते हैं तो वहां से विंध्य क्षेत्र शुरू होता है। अब विंध्य क्षेत्र में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं उन्होंने देखा होगा कि एक जगह है वहाँ, रीवा जिला पड़ता है। रीवा जिले में सिरमौर तहसील है। वो सिरमौर तहसील के पास ही एक घिनौची धाम जगह है। और वो घिनौची धाम जो जगह है, एक फिल्म आई थी अभी हाल ही में, बाहुबली। उस बाहुबली फिल्म में आप देखे होंगे कि एक झरना है, उस झरने के नीचे शिवलिंग स्थापित किया गया था। उसमें शिवलिंग स्थापित किया गया था, लेकिन घिनौची धाम जो सिरमौर में है, वहां झरने के नीचे प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। और इस जगह की खोज 1883-84 में की गई थी। ये धरती से 300 फीट नीचे है, और वहां झरने के नीचे 300 फीट नीचे एक मैदान जैसा बना हुआ है, और वहां पे शिवलिंग स्थापित है। झरने का पानी एक कुंड में एकत्र होता है, अत्यंत निर्मल जल, अत्यंत स्वच्छ जल। और वहीं पास में एक वन क्षेत्र है। और यहाँ पे जो शिवलिंग पाई गई थी, उस समय पर चेदी युग था, और महाराजा जो थे गंगेय देव जी का शासन काल था जब ये शिवलिंग वहां पे पाया गया था। तो वो ऐसी जगहों के बारे में मुझे लगता है कि लोगों के पास जानकारी कम है, क्योंकि जैसे ये घिनौची धाम की हम बात कर रहे हैं, घिनौची धाम के बारे में मुझे लगता है कि रीवा के लोगों को तो पता होगा, लेकिन वहीं से 30 या 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर सतना जिला पड़ता है, वहां के लोगों को नहीं पता। वहीं से आप 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर दूर सीधी जिला पड़ता है, वहां के लोगों को नहीं पता। रीवा के ही बगल में 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज है, लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ये दंडकारण्य क्षेत्र में ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और हम लोग इस वेबिनार के माध्यम से ऐसे ही स्थलों पे चर्चा करेंगे, और उन स्थलों को के महत्व के बारे में, उनकी पौराणिकता के बारे में, उनकी ऐतिहासिकता के बारे में, उनका जो पर्यटन के रूप में महत्व है, उस बारे में चर्चा करेंगे। और अब हम रीवा से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सीधी जिला पड़ता है, और मुझे लगता है सीधी जिले में और बांधवगढ़ के रिश्ते के बारे में लगभग सब लोगों को पता है। अब सीधी जिले में क्या है कि एक माड़ा जगह है, तो मांडा जगह के पास भी एक शेषनाग बने हुए हैं, और शेषनाग से लगातार जल निकलता है उनके मुख से, और उससे शिवलिंग पे अभिषेक होता है। अद्भुत चीज है वो। और वहां पे माड़ा की गुफा भी है। कहते उस गुफा में किसी समय पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, 7वीं सदी का बताया जाता है वो। और वो जगह भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है।
अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो अनूपपुर पड़ता है, अनूपपुर शहडोल जिला। तो अब तो अनूपपुर जिला भी हो गया है, मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पे एक सिलहरा की गुफाएं हैं। सिलहरा की गुफाएं भी जो हैं, वहां पे नागवंशियों का काफी लंबा समय तक राज रहा है। वहां भी अलग अलग तरीके के शिवलिंग स्थापित है, और आज भी वहां हजारों साल पुराना मंदिर बना हुआ है। तो अनूपपुर से ही बगल में आप चलते हैं तो शहडोल जिला है। शहडोल जिले में एक सिंहपुर जगह है, उस सिंहपुर जगह में भी पांडव कालीन यानी द्वापर युग का मंदिर बना हुआ है। उस समय पर प्राचीन काल में मंदिर में 11 द्वार थे, और उस मंदिर की परिक्रमा उन 11 द्वार के द्वारा की जाती थी। लेकिन किन्हीं कारणों से जब मंदिर के हालात थोड़ा सा जर्जर हुए तो 10 द्वार बंद कर दिए गए, और एक ही द्वार खुला हुआ है दर्शन के लिए। वहां भी मूर्ति कला जो है वो अनूठी मूर्तियां हैं वहां पे। अब कहते तो ये हैं कि जब औरंगजेब का शासनकाल था, तो औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर प्रदेश से घुस के सतना जिले चित्रकूट में भी औरंगजेब की सेना के द्वारा मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन उन मंदिरों में, जिन मंदिरों में हमला किया गया, उनकी शक्ति ऐसी थी कि सेना उस मंदिर का और उस मूर्ति का, शिवलिंग का नुकसान नहीं कर पाई। उसके बाद औरंगजेब की सेना आगे बढ़ी, और सतना जिले में बिरसिंहपुर है, जो बिरसिंहपुर को माना जाता है कि महाकाल का ही एक प्रतिरूप है, क्योंकि राजा वीर सिंह थे, और वीर सिंह प्रतिदिन बिरसिंहपुर से उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते थे। लेकिन जब उनकी आयु ज्यादा बढ़ी और जाने में असमर्थ हुए, तो कहते हैं कि महाकाल ने उनको दर्शन दिया, और वहां स्वयं प्रकट शिवलिंग है बिरसिंहपुर का, और उस बिरसिंहपुर के शिवलिंग पर भी औरंगजेब की सेना ने हमला किया। लेकिन उसी समय उस सेना को नुकसान हुआ और उसको पीछे हटना पड़ा। वहीं से सेना आगे बढ़ी थी, और आगे बढ़ के वो शहडोल पहुंची थी, और शहडोल में यही सिंहपुर के जो पांडवकालीन मंदिर है उस पे भी हमला किया गया। लेकिन वहां उन्होंने मूर्तियों को तो नुकसान ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर को नुकसान मुगल सेना ने काफी किया था। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में मुझे लगता है सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। और ये दर्शनम के इस मंच से हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप जैसे आदरणीय लोगों के साथ एकत्र हुए हैं। और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय पद्मश्री श्री के मोहम्मद साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और आके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पहले मैं थोड़ा सा के मोहम्मद साहब के बारे में बताना जरूरी समझता हूं कि पद्मश्री आदरणीय के मोहम्मद जी जो हैं, लंबे समय तक ASI के निदेशक रहे हैं, और मध्य प्रदेश से इनका खास लगाव रहा। कारण ये था कि मध्य प्रदेश में इन्होंने बिखरी हुई विरासत को संवारने और सहेजने का काम किया है। उसमें एक जो सिर्फ मैं एक उदाहरण दूंगा वो है बटेश्वर का कॉम्प्लेक्स। बटेश्वर के मंदिरों को का जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं वो आदरणीय पद्मश्री श्री के मोहम्मद साहब की देन है। तो मुझे लगता है कि के मोहम्मद साहब अपने आप में एक ग्रंथ हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उन्हें सुनने का मौका मिल रहा है। आदरणीय के मोहम्मद साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस वेबिनार में। सर, थैंक यू वेरी मच। कैन यू हियर मी? सुन सकते हैं आप? मेरे आवाज आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सुन सकता हूँ। हिंदी में बात करेंगे हम तो ज्यादा अच्छा। हाँ, हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन मैं साउथ इंडियन हूँ तो इसलिए मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हिंदी में ही बात करूंगा। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रहलाद जी पटेल जी, द Honorable Minister for Tourism and Culture, Government of India. Professor R.A. Sharma ji, he is a great professor of archaeology and history in Jivaji University. अभी सेवानिवृत्त हुए। श्रीमती शुभदा चतुर्वेदी मैडम, डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं आप। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहले
राकेश शुक्ला जी को थैंक यू अदा करना इसलिए चाहूँगा क्योंकि उन्होंने पहले बार हम लोगों के सामने एक रखा, क्योंकि ये जो एरिया है दंडकारण्य का जो एरिया है उसका एक फोकल पॉइंट है और फिर चारों तरफ और भी एरियाज है। तो इसको फोकस करने के लिए अभी तक किसी ने कोशिश नहीं किया, तो ये कोशिश पहली बार आपकी तरफ से शुरू हुआ, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हम लोगों को सामने लाना चाहिए, उसके बाद इसका कंजर्वेशन होना चाहिए, फिर थर्डली इसका पूरा डेवलपमेंट एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देना चाहिए। तो उस प्रयास की पहली कड़ी है ये। इसमें अभी रिसेंटली जो प्रहलाद पटेल जी ने टेक ओवर किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, इसमें आपने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। मुझे पता नहीं बाकी लोगों को ये पता है या नहीं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 7 सर्कल और बढ़ा दिया। जो पहले 29 सर्कल्स थे, अभी उसके साथ 7 सर्कल। इस 7 सर्कल्स में 2, एक जबलपुर, दूसरा है झांसी। ये दोनों वही क्षेत्र में है जो दंडकारण्य जो हम लोग कहते हैं उसी क्षेत्र में। तो इससे क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन बहुत बढ़ेगा, बहुत काम कर सकते हैं। तो एक झांसी जबलपुर बनाने की वजह से अब जो ना हम लोग बहुत ही फ्रीली काम कर सकते हैं। उसके लिए एक मौका श्री प्रहलाद पटेल जी ने बना दिया है, तो इससे हम लोगों को फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ सर्कल बनने से काम नहीं होगा, उसमें एक्टिविटी होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इसलिए आप सबको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पीछे लगे रहना पड़ेगा। ऑनरेबल मिनिस्टर्स को भी इसी को और जो ना धक्का देना पड़ेगा, तभी काम होगा। तो मैं अब विषय में आ रहा हूं। दंडकारण्य का एक क्षेत्र है जो हमारा छत्तीसगढ़, खासतौर छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर एरिया है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। वहाँ मुझे 1.5 साल काम करने का मौका मिला था। 2003 से 2004 तक सिर्फ 1.5 साल काम करने का मौका मिला। तो नया नया सर्कल था, नया स्टेट भी था, तो बहुत काम करने का मौका था। तो इसलिए हमने सारी जितने भी 45 मॉन्यूमेंट्स थे, इन सारे 45 मॉन्यूमेंट्स में भी इतना काम किया है। एक 10 साल का काम हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर कर दिया था। जैसे वहां का जो सिरपुर टेम्पल है, राम टेम्पल है, इनकी चारों तरफ उस टाइम में तो सिर्फ जो ना 2 एकड़ का जमीन था, लेकिन अब हमारे पास जो ना 100 एकड़ से ज्यादा जमीन सिर्फ उसी एरिया में है। फिर वो सुरंग टीला है, इन सबका जो ना एक्सकेवेशन भी हुआ। उस टाइम में हमारा साथ AK शर्मा साहब भी लगे हुए थे। वो जहाँ एक्सकेवेट करता था, मैं उसके पीछे जाके उसका डेवलपमेंट करता था। फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वाले वो अलग उनका काम करते थे। तो इसी तरीके से वो पूरा एरिया हम लोगों ने ठीक ठाक किया। फिर एक अलग जगह था जो जगदलपुर में, जगदलपुर में उस टाइम में दंतेश्वरी टेम्पल था, चंद्रादित्य टेम्पल था, भैरव देव था, सामलूर करके एक मंदिर था। सामलूर में हमें जो ना कुछ नक्सलियों ने पकड़ भी लिया। पकड़ने के बाद फिर हम लोगों ने उनसे डिस्कशन किया, उन्होंने 10,000 रुपया लिया, लेकिन फिर उसके लिए उन्होंने पूरा हम लोगों को सहयोग भी दिया। तो इसी तरीके से अगर आप समझते हैं कि अनअप्रोचेबल है, लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इरादा वो समझ गया, वो आपके साथ दे देंगे। आज समलूर टेम्पल, जो सामलूर टेम्पल है, बिल्कुल दंतेवाड़े के अंदर है, 13 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। वही हम लोगों ने काम करके वो भी बिल्कुल एकदम ठीक ठाक किया। फिर राजीव लोचन मंदिर है, कंदी देवल है, रतनपुर का ये है, ये सारी जगह पे काफी काम हो चुका था। अब जो ना टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट को इसको एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन बना देना चाहिए। उन लोगों ने भी काफी काम किया, बहुत काम किया, अब भी काम चल रहे हैं। तो मैं उनको जो ना आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दम, क्योंकि
वो लगातार इसके पीछे रहे। उस जमाने में एक टूरिज्म मिनिस्टर भी थे जो जगमोहन अग्रवाल जी थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। तो हम लोगों ने बहुत काम कर लिया। जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके पास चले जाता था। वो कितने भी बड़ा भीड़ हो जगमोहन अग्रवाल जी के सामने, तो हम लोग को बुलाते थे, बात करते थे, काम हो जाता था। तो इसी तरीके से काम करेंगे तो आगे हम लोग बहुत कुछ काम कर पाएंगे। अब नक्सल में हमें देखना चाहिए जो एरिया है, जो उन बटेश्वर की जो एरिया है, बटेश्वर का एरिया में शुरू में जब हम लोग गए थे, वहाँ नरभय सिंह गुजर का ग्रुप था, राम बाबू गडरिया का ग्रुप था। लेकिन उन लोगों से बात करने के बाद जो ना उन लोगों ने काम करने का मौका मिला। आपको ताज्जुब होगा, 4-5 साल के अंदर जो 200 टेम्पल बिल्कुल एकदम तबाह और बर्बाद हो गए थे, उसमें से 80 मंदिर हम लोगों ने खड़ा कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से खड़ा कर दिया। और वो भी सिर्फ 3 करोड़ रुपए में। 3 करोड़ रुपए में 80 मंदिर को जो बिल्कुल खत्म हो गया था, उसको दोबारा खड़ा करना बहुत बड़ा काम था। लेकिन ये अद्भुत काम हम लोगों ने किया है। अब जो ना 120 टेम्पल और भी है, लेकिन 2016 से एक भी मंदिर नहीं बनाया, एक भी मंदिर नहीं बनाया। तो जिसको मैं डिपार्टमेंट को नहीं कहूंगा, डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो पॉलिसी जिम्मेदार है। उन लोगों ने साथ न देने की वजह से मैंने कई लोगों से कहा ये आराम से कर सकते लेकिन कीजिए करके। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, 120 टेम्पल हम लोगों को और बना देना चाहिए। ये पूरा एरिया ये है। फिर पड़ावली करके एक मंदिर है, आगे जो ना मिठावली है कि हम लोग एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट जो ना इस जगह पे डिक्लेयर करवा सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग। फिर मैंने एक प्रपोजल अभी दिया, 1 साल हो गया, गवर्नमेंट को दिया, मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया कि हमें वहां चाहिए एक डेकॉइट म्यूजियम। डेकॉइट्स का एक म्यूजियम वहां बनना चाहिए। जैसे आप इंग्लैंड में जाएंगे, रॉबिन हुड म्यूजियम आपको वहां मिलेंगे। जो रॉबिन हुड जो ना उस जमाने में हमारा मानसिंह था, तो उन्होंने क्या क्या यूज किया था, वो कौन कौन सी बंदूक थे, कितने लोगों को मारा है। हमारा मानसिंह ने 185 लोगों को मारा था। तो अगर आप जो ना इन सब चीजों, उनका सारे हथियार आपका भोपाल में है। मैंने पूरा उसका कुछ स्टडी भी किया था। भोपाल में है, ग्वालियर में है, आपके इसमें जबलपुर के में है, तो कई जगह पे है। इन हथियारों के पीछे, एक एक हथियारों के पीछे एक कहानी भी है। अगर जो ना ये चीजें आप लोगों को सामने रखेंगे, इसी तरीके से म्यूजियम बना के और उनका जरा पुतला बना दीजिए, हर एक का जरा रेप्लिका बना दीजिए मानसिंह का, उसी तरीके जितने भी डेकॉइट्स उनका वो बना दीजिए, तो ये देखने के लिए लोग बहुत सारे आएंगे। आपको पता है, मोर देन 30 फिल्म्स, मदर इंडिया से शोले तक 30 फिल्म्स, ये पूरा जो एरिया जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, उसको लोगों ने, फिल्म वालों ने पॉपुलराइज किया है। लेकिन लोग जाने से डरते हैं। आजकल उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां अगर जाएंगे तो ये लोग जो ना उस पूरा एरिया भी देखेंगे, डेकॉइट म्यूजियम भी देखेंगे, ये मंदिर भी देखेंगे। आजकल जो भी बाहर से आते हैं वो पहले दिल्ली जाते हैं, उसके बाद आगरा जाते हैं, फिर चले जाते हैं जयपुर। तो वहां इन तीनों जगह पे सिर्फ जो ना मुगल या सल्तनत मॉन्यूमेंट मिलेंगे। लेकिन इंडिया का जो संस्कृति क्या है, हमारा खजुराहो, हमारा बृहदीश्वरा टेम्पल, हमारा महाबलीपुरम, हमारे ऐहोले, पट्टडकल, बादामी का मंदिर, हमारे जो अजंता एलोरा का मंदिर, ये सब जो ना देखने का मौका लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो उसी तरीके के जो मंदिर है, जो हिंदू सभ्यता का, बुद्धिस्ट सभ्यता का, वो सब जो ना देखने का मौका आपको तो सिर्फ यही मिलेगा, वो राजस्थान में नहीं मिलेगा। राजस्थान मीन्स जयपुर में नहीं मिलेगा।
तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कोई पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी, ये प्रोग्राम मैंने मध्य प्रदेश टूरिज्म को दे दिया है, शुक्ला साहब के पास है। शुक्ला साहब मध्य प्रदेश टूरिज्म के शुक्ला साहब है, उनके पास है। तो थोड़ा सा अगर धक्का दे देंगे शुक्ला जी, अभी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इसके पीछे पड़े रहना चाहिए। अगर जो ना कुछ लोगों ने मुझसे कहा नहीं यूपी गवर्नमेंट को दे दीजिए, यूपी गवर्नमेंट जो नहीं आगे बढ़ाएंगे करके, नहीं, हमारा चाहिए तो मध्य प्रदेश में चाहिए। जो मध्य प्रदेश जो कर सकते हैं उतना यूपी इस मामले में नहीं कर सकते। तो मेरा गुजारिश है आपको, ये मुहिम सिर्फ वेबिनार ऑर्गेनाइज करने से नहीं होगा, इसी तरीके का प्रोग्राम जो ना लेके जो ना हर एक चीज जो ना हम लोगों को पीछे पड़े रहना पड़ेगा, वरना कई ऑफिशियल्स में जो ना वो चीज नहीं होगा जो हम लोगों में है। तो हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक चीज वो है। दूसरी चीज ये है, जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, ये बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। वहाँ एक तो बारिश बहुत कम है और लोगों के पास जो ना खाने के लिए नहीं है। बारिश बहुत कम होने की वजह से जो ना वहाँ का सारे तालाब सूखे हुए हैं। तो हमें जो ना वहाँ का जितने भी, अगर आप देखेंगे वहाँ का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में एक तो किराट सागर है, या कीरट सागर भी कहते हैं, मदन सागर है, विजय सागर है, रेवतपाड़ा है। इस तरह की कई जगह पे सागर 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 करते हुए कई चीजें सूखे हुए। तो एक प्रोग्राम गवर्नमेंट से करवा दीजिएगा, इसका डीसिल्टिंग करना चाहिए। नंबर 1 डीसिल्टिंग करना चाहिए। नंबर 2 इसको रीसेटिंग करना चाहिए पूरे के पूरा। अगर आप रीसेटिंग करेंगे और डीसिल्टिंग करेंगे, आपको बहुत सारे मूर्तियां जो औरंगजेब वगैरह ने जो तोड़ा था, वो इस तरह की बहुत सारे मूर्तियां वहीं से मिलेंगे। उससे एक छोटा सा म्यूजियम बनाइएगा और एक कॉफी पीने के लिए एक जगह बनाइए और वहाँ एक अच्छे टॉयलेट बना दीजिए और बहुत अच्छे पर्यटन स्थल में आप इसको बदल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे एरिया जो ना हमारे पास है। तो इसके लिए सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको और भी मदद कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो? जैसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, उसमें आप लोगों को यूज कर सकते हैं। इसको ढलान जो है, बिकॉज जितने भी सागर है उसका स्लोप टुवर्ड्स द सागर की तरफ होना चाहिए, ताकि जो भी बारिश होगा वो बिल्कुल सागर में पहुंचना चाहिए। आप जो ना ONGC के पैसा ले सकते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो के पास जो ना बहुत सारे CSR में फंड है, वो इस तरह की चीजों के लिए जो ना तरस रहे, उनको बुला दीजिए। जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उनसे टैप करा दीजिए। इस तरह की बहुत सारे सुविधाएं हमारे पास है। और मुझे लगता है कि आजकल के जो आपके झांसी के जो कमिश्नर है सुभाष चंद्र शर्मा साहब, वो इन सब चीजों में दिलचस्पी लेते हैं। देखिए, आप बहुत सारे ऑफिसर से आप जो ना बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनमें जो ना वो साहस नहीं होगा जो कुछ लोगों में। देयर आर फ्यू मूवर्स एंड शेकर्स इन हिस्ट्री। तो ऐसी लोगों को आगे लाइएगा। आप जो ना, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 2-3 साल के अंदर ये पूरा एरिया बदल सकते हैं। और इसमें से 80% जो पैसा जाएगा वो गरीब किसान के पास जाएंगे, या जो गरीब काम करने वाला आदमी है उनके पास जाएंगे। क्योंकि जो भी हेड लोड से जो मिट्टी निकालेंगे, बाहर ये करेंगे, लेवलिंग अप करेंगे, ये सारे पैसा उन लोगों के पास जाएंगे। क्योंकि वहाँ का जो गरीबी के हालत है बहुत खराब मुझे लगता है कि, तो इसलिए हम लोगों को ये कैसे पहुंचा देंगे उसके लिए कोशिश करना चाहिए। तो उसी तरीके से हमारे पास जो एक जो ऊपर जो जितने भी फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशंस जो जबलपुर एरिया में है, मोर देन 25 फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन है। इसका कंजर्वेशन का काम भी नहीं हुआ। जब मैं वहाँ भोपाल में था तो जबलपुर वाला एरिया भी मेरे अंडर में था, तो मैंने एक एस्टिमेट बना दिया, सिर्फ 25 करोड़ का ही बना दिया था उस टाइम में, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक तो ये जितने भी एरिया है उसका कंजर्वेशन होना चाहिए। और वहाँ का भी कलिंजर फोर्ट इज हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ शेरशाह सूरी का डेथ भी हुआ था।
अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग जो ना ऊपर इसलिए नहीं चलते, वहां थोड़ा सा डेकॉइट्स का प्रॉब्लम है। लेकिन वही हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो डेकॉइट्स का, उनकी फैमिलीज को पूरा, उनको आप री एम्प्लॉय कीजिए, वो री एम्प्लॉय कर सकते हैं। मैं बटेश्वर में भी वही कहा था, बटेश्वर के जो म्यूजियम बनाएंगे, वहाँ जो कैफ्टीरिया जो बनाएंगे, और वहाँ का जितने भी जो ना देखभाल जो करेंगे, उन सब में जो ना डेकॉइट्स का, डेकॉइट्स फैमिलीज का, और वहीं का लड़के और लड़कियों को री एम्प्लॉय करना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट के पास है ना रूरल टूरिज्म करके एक सेगमेंट है, उन सेगमेंट में आप बटेश्वर भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपके छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़ के लिए कोई जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ में काफी धन्य हो गया, लेकिन जो ना जितने भी बुंदेलखंड एरिया में रूरल टूरिज्म आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ खजुराहो से काम नहीं चलेगा। तो इसी तरीके का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाइए। वो प्रैक्टिकल प्रोग्राम से आपको आम लोगों से जोड़ना पड़ेगा, उनको जो ना बिल्कुल जीने का एक दरिया मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये सारे जितने भी तालाब है उसको रिवाइव कर दीजिए, रीसेटिंग कर दीजिए। वो पैसा आम लोगों में जाएगा, बड़े बड़े ग्रुप को मत लाइएगा आप, जो ना वो जैसे आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐसे कुछ ग्रुप काम कर रहे हैं, जैसे TCIL है, वो आपको है करके बहुत बड़े रत्ना, मिनी रत्ना, इनके पास पैसा जाएंगे तो खैर तो वो कभी भी ठीक से यूटिलाइज नहीं होगा। वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये गलती आजकल पिछले 6-7 सालों से चल रहा है। तो यहाँ जो ना लोगों को, जो ना आम लोगों को जोड़िएगा, इन सारे मॉन्यूमेंट को ठीक ठाक कर दीजिएगा। सिर्फ आप जो ना 5-6 इसी तरीके का पायलट प्रोग्राम से इसको, अगर जो ना ये सागर जितने भी है उसको रिवाइव करेंगे, और उसी के साथ साथ जो ना अगर कृषि में अगर इम्पोर्टेंस दे देंगे, जल शक्ति मिनिस्ट्री की मदद ले लेंगे, तो एक मेरे ख्याल में एक 5-15 साल के अंदर जो ना हमें एक नई जगह मिल जाएगी। खासकर वो जितने भी बुंदेलखंड एरिया है उसको बदलने की एक कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। जितने भी सागर है उसको रिवाइव कराना चाहिए, ताकि लोगों को दरिया मिल जाए और काम मिल जाए और खाने के लिए मिल जाए। तो उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे शुक्ला साहब, अगर आप जो ना आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी इसी तरीके से इस मुहिम में आपके साथ देने के लिए तैयार है। और इसमें सारी चीजें एक साथ होना चाहिए, एक तो आर्कियोलॉजी हो गया, और जितने भी हिस्टोरिकल जगह हो गया उसका कंजर्वेशन हो गया, टूरिज्म के जरिए उसके डेवलपमेंट हो गया, और आम लोगों को इससे जोड़िएगा। बस 15 साल के अंदर जो ना एक नया बुंदेलखंड आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए वेरी पेशेंट हियरिंग। कालिंजर के किले को लेकर ही, कालिंजर के किले को लेकर ही कहा जाए तो ये स्थान को अलग अलग तरह के मान्यताएं हैं। लोग सतयुग का भी मानते हैं, त्रेता युग का भी मानते हैं। अब इसका जो इतिहास है वो बड़ा अद्भुत है। जैसे वहाँ नीलकंठ जी का जो है नीलकंठेश्वर शिवलिंग बड़ा स्थापित है और बड़ा महत्व है उसका। और जैसा आपने कहा कि वहाँ पे कुछ थोड़ा सा समस्याएं हैं, पर यदि वहां पे लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी कालिंजर किले में, और कालिंजर किले के बगल में ही अजयगढ़ का किला है, अजयगढ़ के किले में भी मूर्तियां जो हैं वो थोड़ा सा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, और उस किले को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया जाएगा। और जैसा हमसे मेरी आपसे जो पहले भी चर्चा हुई थी, ये बिल्कुल आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि कालिंजर के किले को यदि म्यूजियम के रूप में बदल दिया जाए तो बुंदेलखंड के आसपास में वो पन्ना, छतरपुर, इधर आपके जो उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से लेके, और आपके सतना जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से लेके एक अच्छा ऐतिहासिक पौराणिक म्यूजियम संग्रहालय तैयार हो सकता है कालिंजर के किले में। तो बिल्कुल सही बात है कि कालिंजर, अब जैसे आपने जो गढ़ी पढ़ावली और मितावली और सुरबाया मठ के बारे में जो चर्चा कर रहे थे आप, तो
ये तीनों जगहों का अपना अपना इतिहास है, इन तीनों जगहों का अपना अपना महत्व है। सुरवाया मठ के बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि वहाँ की जो वास्तुकला है अपने आप में अद्भुत है। उसी तरह से पढ़ावली जो है उसका भी अपने आप में अद्भुत महत्व है। अब हम उसी के आगे यदि आते हैं तो पहाड़गढ़ जो है मुरैना के पास, उसको देखते हैं तो पहाड़गढ़ में भी एक दुर्गम जगह, दुर्गम तो नहीं कहेंगे, वहां आने जाने का रास्ता भी बन चुका है। मुरैना के पास जो पहाड़गढ़ है, अब उसकी गुफा में भी शिवलिंग विराजे हुए हैं और वहां पे वो ऐसा शिवलिंग है चट्टानों के बीच में कि कई टीवी कैमरा वाले गए हैं और उस शिवलिंग में सुबह कौन पूजन करके जाता है, इसको लेके मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग तरीके से इसकी खोज की गई है, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि उस पहाड़गढ़ के शिवलिंग पर सुबह जलाभिषेक और करके अब फूल कौन चढ़ा के चला जाता है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। तो ये अभी जो चित्र हम देख रहे थे ये चंदेरी का है। तो चंदेरी में भी द्वापर युग से लेके और मुगल काल तक ये चंदेरी क्षेत्र जो है काफी समृद्धशाली रहा और वो समृद्धशाली नगरी और धार्मिक नगरी रही है। यहाँ जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र के अंदर एक मालखो जगह है और मालखो जगह पे प्राकृतिक झरना बहता है और उस चट्टानों के बीच में शिवलिंग स्थापित है। उसको भी पर्यटन की दृष्टि से मुझे लगता है कि लोगों को बताने की आवश्यकता है। बहुत ही मनोहारी जगह है वो, और वहाँ लोग पहुंचेंगे तो मुझे लगता है वो आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब उससे हम थोड़ा सा आगे हट के चलते हैं तो बैतूल में भैंसदेही, मुझे लगता है आदरणीय शर्मा जी को और मोहम्मद साहब को दोनों को पता होगा कि भैंसदेही का जो मंदिर है वो 11वीं सदी का है और भैंसदेही जगह जो है उसके बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो अखंड भारत का केंद्र बिंदु रहा है प्राचीन काल में। यानी आपका अफगानिस्तान से आगे तक का जो भारत था, उस भारत का केंद्र बिंदु बैतूल का वो जो भैंसदेही वाला इलाका है वो रहा है। यानी बिल्कुल कहना चाहिए टर्मिनल था वो दोनों तरफ के भारत को लेके। तो इस तरीके की जगहें अपने मध्य प्रदेश में हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो रतलाम पहुंचते हैं मालवा में। तो रतलाम में पश्चिम मालवा का जो पठार है वहां पे 50 मीटर लंबी और करीब 25 मीटर ऊंची एक गुफा है। कहते हैं ये जो गुफा बनी है वो ज्वालामुखी के लावा से बनी है और उसमें प्राकृतिक शिवलिंग है। तो वो जगह भी सैलाना से आगे जब निकलते हैं तो आपका मकोडिया गांव पड़ता है। उस मकोडिया गांव के पास बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी जगह है। तो रतलाम में भी हम कुछ ही जगहों को जान पाते हैं और उसके आसपास के सैलाना जैसी जगहों को हम नहीं जान पाते। अब मालवा में ही हम देखते हैं तो आपके धार है, धार में एक स्थान पड़ता है कूद। तो कूद में जो पहाड़ है उस पहाड़ के पास ऐसी मतलब अपने यहाँ जो इतिहास में दर्ज है उसके हिसाब से वहाँ 2 शिवलिंग है और कहते हैं कि वहाँ वो शिवलिंग जो है जहाँ पे है वहाँ पे श्री कृष्ण और रुक्मणी रुके थे। तो ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक जगहें हमारे यहाँ हैं और मुझे लगता है इन सभी जगहों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि जानकारी होगी तो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। और मैं आदरणीय आप सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जब लोग पहुंचेंगे तो उनके पीछे पीछे विकास भी चलेगा। जब लोग नहीं पहुंचते तो विकास ठिठक जाता है और जब लोग जाएंगे तो विकास को मजबूरन उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को, इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जीवाजी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर आर.ए. शर्मा जी पुरातत्ववेत्ता हैं। वह इंडियन आर्कोलॉजी सोसाइटी एवं इंडियन हिस्ट्री एवं कल्चर सोसाइटी के आजीवन सदस्य हैं। इस समय वो मध्य प्रदेश सरकार के राम वन गमन पथ के सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश के कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर इन्होंने गहन कार्य किया है और मैं पूरे आदर के साथ
डॉक्टर R.A. शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और इन अलौकिक क्षेत्रों पर प्रकाश डालें। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही जी है ना? बोलिए। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल जी, पद्म श्री डॉक्टर के मोहम्मद, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में रह चुके हैं और इन्होंने बड़ा, खासकर ग्वालियर के पास बटेश्वर में बहुत अच्छा कार्य किया है, डॉक्टर सुब्धा चतुर्वेदी, माननीय राकेश शुक्ला जी, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय चुन करके रखा है, क्योंकि भारतवर्ष में प्राचीन विरासत बहुत है, अपार है, अमूल्य है, और जहां पर आप जाएंगे ये ऐसा कोई जगह नहीं है, फीट फीट पर हमको विरासत के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त होता है। दंडकारण्य के आलोक दर्शन के संदर्भ में इस विषय को रखा है, तो वास्तव में दंडकारण्य बहुत ही प्राचीन स्थल है, जिसका जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जो विषय का चयन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे भी ये अवसर प्रदान किया है कि मैं आप लोगों के सानिध्य में कुछ बात रख सकूं भारतीय पुरातत्व के संदर्भ में। तो मैं शुक्ला जी का बड़ा ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। आप देखते हैं कि यदि जैसे अभी शिवलिंग और अन्य विरासत की बात की जा रही थी, तो शिवलिंग तो हमारे हृदय में है, हर जगह शिवलिंग है, बिना शिवलिंग के जीवन अधूरा है। लेकिन जो विरासत आप देखते हैं, कहीं भी आप चले जाएं, जैसे मोहम्मद साहब ने बटेश्वर में काम किया है, वहां मैक्सिमम शिव मंदिर हैं। एक प्रतिहार पीरियड था, प्रतिहार जो पीरियड यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं, उस समय तो शिव मंदिरों का ही निर्माण हुआ। आप देखते हैं कि यहाँ पर नरेसर एक जगह है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, हालांकि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है, लेकिन फिर भी वो आज भी इस स्थिति में है कि वहां पर जो दर्शक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो नहीं जा सकते, क्योंकि आवागमन का कोई साधन नहीं है, जबकि वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही उच्च श्रेणी के शाक्त मंदिर हैं। इसी तरह से आपने जैसे अभी शुक्ला जी ने सुरवाया का जिक्र किया, सुरवाई की गढ़ी की बात की, इसका प्राचीन नाम सरस्वती पत्तनम था। ठीक उसी प्रकार से ग्वालियर से 70 किलोमीटर की दूरी पर पवाया नामक स्थान है, जिसका प्राचीन नाम पद्मावती था। इस स्थान पर कई प्रकार की धरोहर, नागवंशी सिक्के, ये नाग राजाओं की राजधानी थी 2nd और 3rd सेंचुरी एडी में। यहां पर भवभूति नाम के कवि ने एक मालती माधव नाटक की रचना की है। उसको पढ़ने से वहां के दृश्यों का पता लगता है, अट्टालिकाओं का पता लगता है। वो लिखते हैं कि ये नगरी सिंधु और पार्वती के संगम पर बसी हुई है और नदी के पानी में वो झरोके दिखाई देते हैं। इस तरह की व्याख्या उन्होंने अपने मालती माधव नाटक में की है। और वहां पर 1934 में जो एक्सकेवेशन MB गर्दे साहब ने किया था, उसके माध्यम से वहां पर एक प्लेटफॉर्म, ईंटों का बना हुआ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है। उसी से 2 किलोमीटर दूरी पर धूमेश्वर एक बहुत विशाल मंदिर है, उसके पास सिंध नदी पर बहुत सुंदर दृश्य एक झरना बहता है, यानी जिसे अपन फॉल कहते हैं, वो
वाटरफॉल उस तरह से वहां पर वो बह रहा है। और इस धूमेश्वर मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में वीर सिंह जू के देव के द्वारा करवाया गया था। और ये शिवलिंग का एक विशाल, इस क्षेत्र में बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पर आज भी शिवरात्रि के दिन और अन्य दिनों में जो शिव से संबंधित पर्टिकुलर जो सोमवार का दिन है, उस दिन यहाँ उत्सवों और मेलाओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्षेत्र में मैं समझता हूं कि हम लोग शिवलिंग, वैष्णव और इनकी सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको जो अनछुआ सोनागिरी है, जहां पर जैन धर्म से संबंधित 101 मंदिरों का निर्माण है एक पहाड़ी पर, जो रात में यदि इनको देखें तो जब लाइट जलती है तो इतना सुंदर और भव्य दिखाई देता है। इसको हमें टूरिस्ट के लिए आकर्षित करना चाहिए। बहुत ही परम रमणीय स्थल है। उसी के पास आप देखते हैं दतिया। दतिया में प्राचीन विरासत बुंदेलाओं के समय की तो है ही है। जैसे आप देखते हैं वहां जयगढ़ फोर्ट है, वीर सिंह पैलेस है, और इसके साथ साथ आज वर्तमान में आप देखते हैं कि दतिया का नाम दंतवक्र नामक जो राक्षस था उसके नाम पर पड़ा है, जिसका कृष्ण ने वध किया था। अब ये बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब वहां पर इस तरह का मतलब विजिट कराएंगे, वहां पर पर्यटक जाएंगे, तो वास्तव में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो ऐतिहासिक बातें हैं, जो पौराणिक बातें हैं, वो लोगों के प्रकाश में आएंगी, लोग इनको जानेंगे। और यहाँ पर वर्तमान में बंगलामुखी और धूमावती देवी का मंदिर है, जो जिसमें हर शनिवार के दिन, वैसे तो प्रतिदिन, लेकिन शनिवार के दिन खासकर हजारों की संख्या में यात्री दर्शन के लिए जाते हैं, देखते हैं। अभी शुक्ला जी ने पहाड़गढ़ की बात की थी। पहाड़गढ़ के पास जो मंदिर है, शिव मंदिर है, उसकी बात की थी। वहीं पर आप देखेंगे एक अनोखी बात और है, वहां पर जो बेलपत्र है, बेलपत्र हमको 3 पत्तों वाला मिलता है, लेकिन ये पहाड़गढ़ में है वो 5 और 7 पत्तों वाला मिलता है, जो और कहीं नहीं मिलता है। ये अपने आप में बहुत विचित्र स्थिति है। यानी प्रकृति भी कितनी अद्भुत है कि वो अपनी तरफ से यानी 3 की जगह वो 7 बेलपत्री या 5 बेलपत्री का वो है। साथ ही साथ मैं ये जिक्र करना चाहता था, यहाँ कभी डीपीएस द्वारकिस जो मिशिगन यूनिवर्सिटी के थे, बेसिकली वो पहाड़गढ़ के ही रहने वाले थे, और मिशिगन यूनिवर्सिटी से जब वो ग्वालियर आते थे, मुरैना आते थे, तो पहाड़गढ़ के ही निवासी थे। तो वो पहाड़गढ़ के पास में उन्होंने कुछ रॉक शेल्टर्स की खोज की, जिनका नाम है बैजनाथ छाज, लिच्ची छाज, और वहां पर विशेष प्रकार की, जैसे आप देखते हैं कि भीमबेटका में जो चित्रकारी है उनसे मिलती जुलती, यानी जो जिसे हम लोग मेसोलिथिक और परपेलियोलिथिक और बाद के ऐतिहासिक और चालुक्य पीरियड की बात करते हैं, ये सभी काल की वहां पर वो हैं पेंटिंग्स हैं। तो ये बैजनाथ छाज और लिच्ची छाज बहुत प्रसिद्ध जगह है, लेकिन ये जरूर है कि वो दुर्गम है। वहां पर भी डाकुओं और जो गांव के जो छोटे मोटे लुटेरे होते हैं उनका भय बना रहता है। रास्ता सुगम नहीं है, पैदल चल के जाना पड़ता है। तो लेकिन ये बहुत अच्छा स्थल है। इसी प्रकार मुरैना जिले में ही कुतवार, जो कि प्राचीन कुंती नगर और कुंतल जो भोज हैं, कुंती भोज, उनके नगर के बारे में बताया गया है। और ये भी यहाँ पर किंवदंती है कि कर्ण का जन्म, यहाँ पर आसन नदी बहती है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा डैम भी है जो कि बहुत ही रमणीक है, सुंदर है। यदि पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, बहुत से लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो जिस स्थिति में है, टीचिंग लाइन में है, तो हम लोग तो शायद ये प्रयास यानी केवल बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जो ऐतिहासिक या पौराणिक बातें हैं या पुरातात्विक बातें हैं, उनकी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जहां तक किसी योजना को इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो मैं भी शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत रिच है, तो इस तरह से कुतवार एक बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। कुतवार में कई प्रकार के मंदिर भी हैं। वर्तमान में भी एक देवी का मंदिर है, जहाँ भी नवदुर्गों के दौरान आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग हजारों की और सैकड़ों की संख्या में
9 दिन बराबर आते हैं, साल में 2 बार होती है नवदुर्गा, दोनों समय में बहुत यात्री आते हैं और वो सब मतलब, तो इस तरह से यहाँ पर एक्सकेवेशन भी हो चुका है 1996 के और उसके बाद। तो वो धरोहर भी, यानी पेंटेड ग्रेवियर, हम लोगों का जो सब लोग नहीं समझते हैं पेंटेड ग्रेवियर क्या होता है, लेकिन पुरातत्व जो लोग हैं, पुरातत्व का जो अध्ययन करते हैं वो समझते हैं, क्योंकि इसे महाभारत से जोड़ा गया है, क्योंकि कर्ण और कुंती का संदर्भ आता है, तो इसलिए ये पेंटेड ग्रेवियर है वो भी इसी समय की मानी जाती है। यानी जो हमारे पूर्व विद्वान हुए हैं उन्होंने इसको, खासकर प्रोफेसर बीबी लाल ने पेंटेड ग्रेवियर को महाभारत कालीन माना है। यहीं पास में भिंड जिले में एक अटेर तहसील है, और अटेर एक कस्बा जैसा है, तहसील है तो कस्बा है, और वहां पर बहुत भदौरिया कालीन एक किला बना हुआ है, महल बने हुए हैं उसमें, और बहुत ही ये यानी 18वीं 19वीं शताब्दी का ये महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये भी मतलब सब ये अनछुए पहलू है, क्योंकि अनछुए पहलुओं की बात हो रही है, तो ये अनछुए पहलू है, और इनको भी यहाँ पर जैसा अभी सजेस्ट किया था के मोहम्मद साहब ने कि रूरल टूरिज्म या फार्म टूरिज्म के रूप में, तो ये यदि इस तरह का कोई सर्किल बनता है पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि ये पर्यटन बोर्ड का काम है कि वो इस तरह से अपने लिंक और अपने सर्किल्स और सब सर्किल्स और छोटे छोटे सर्किल्स डेवलप करें, तो मैं समझता हूँ इस पुरातात्विक सामग्री का, इस विरासत का मतलब एक उद्धार भी हो सकता है, और साथ ही साथ लोगों का भी उद्धार हो सकता है, समाज का भी उद्धार हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट होगा, विकास भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इसी तरह से पास में ही भिंडी जिले में गोद तहसील है, जाट राजाओं की अपने आप में एक बहुत बड़ी 18वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, बड़ा किला है, महल है, और यहाँ तक है मैं आपको बता दूं कि गोद राजाओं की, जाट राजाओं का युद्ध सिंधियाओं से हुआ था, और उसके बाद एक सालवी की संधि है जो कि डबरा के पास सालवी जगह है, वहां पर युद्ध हुआ था, तो उससे मतलब इसका वो पता लगता है। तो इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य है कि पूरा का पूरा, अभी नरेश्वर की मैंने बात आपके सामने रखी ही, पढ़ावली और मितावली और बटेश्वर की बात डॉक्टर मोहम्मद साहब ने रख दी है, तो मैं इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक स्थल और है, सुहानिया। सुहानिया भी मुरैना जिले में है, और ये ककन मठ, आप देखते हैं इसका नाम है ककन मठ। ककन वाज द क्वीन ऑफ ए किंग, जो कच्छपगात राजा थे कीर्तराज, उनकी रानी का नाम था ककनावती, और ककनावती ने ये इच्छा जाहिर की थी यहाँ पर एक शिव मंदिर निर्माण किया जाए। और मैं बताता हूँ, ये मैं समझता हूँ मेरी बात की पुष्टि के मोहम्मद साहब करेंगे कि ये जो ककन मठ है सोनिया का, वो खजुराहो के कंदरिया महादेव टेम्पल से कम नहीं है। यदि इसका पुल स्ट्रक्चर आज होता, आज तो वो खंडर रूप दिखाई देता है, लेकिन यदि पुल इसके में, जैसे मैं समझता हूँ कि रिकंस्ट्रक्ट करें मोहम्मद साहब उसको, जैसे बटेश्वर और उसको किया है, तो मैं बिल्कुल कुछ कह रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, तो जो ककन मठ है, वो वहां का जो मंदिर है वो वास्तव में बहुत विशाल है, क्योंकि केवल स्केलेटन बचा हुआ है। यदि उसको रिकंस्ट्रक्ट करके और यदि उसको फिर से बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ ये कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो से कम नहीं है। तो इसी तरह से और इस सीपुरी और गुना क्षेत्र में या अशोकनगर क्षेत्र में तेरही है, महुआ है, यहाँ पर जो शिव मठ है वो अपने आप में फोर्टिफाइड है। इनकी अपनी सेनाएं होती थी, महान तो होते थे, उनमें सब अभिलेखों से वहां पर पता लगता है, और कई मंदिर हैं यहाँ पर। खासकर मैं समझता हूं कि मोहम्मद साहब उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कदवा भी, जो उसे एमबी गर्दे साहब ने छोटा खजुराहो कहा है। वहां मंदिरों का इतना बड़ा समूह है, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल इस क्षेत्र के हैं। एक यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ग्वालियर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बरही जगह है, और बरही में मानसिंह तोमर, मैं समझता हूँ राजा मान
सिंह तोमर को सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी के, क्योंकि इनका 1486 से 1516 समय है। और इन्होंने एक गुजरी रानी थी मृगनयनी, उससे इन्होंने विवाह किया था और उसके लिए यहाँ पर एक गुजरी महल का भी निर्माण करवाया। तो ठीक, क्योंकि ये संगीत में बहुत रुचि रखते थे, उनकी जो रानी मृगनयनी थी वो भी बहुत रुचि रखती थी। तो बरई जो नाम का स्थान है, जो 20 किलोमीटर की दूर पर है, एक फॉरेस्ट, अब तो उतना फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन बताते हैं कि उस समय बहुत डेंस फॉरेस्ट था, और वहां पर उन्होंने एक रास मंडल का निर्माण कराया, जहां पर वो अपने ध्रुपद गायन, जिसे आज ग्वालियर घराना कहते हैं, तो ये ध्रुपद गायन का जो ऑरिजिनेटर हैं वो राजा मान सिंह हैं, और आज भी यहीं पर जो गाया जाता है, तो उसी से ग्वालियर घराने का नाम पड़ा है। आप देखते हैं कि धार्मिक दृष्टि से और आगे बात करें तो मुरैना गांव है, मुरैना शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुरैना, वहीं मुरैना जो गांव है उस गांव से ये मुरैना नाम पड़ा है। तो वहां दिवाली के नेक्स्ट डे से ये मान्यता है कि भगवान कृष्ण और बलदाऊ 2 दिन के लिए उस मुरैना गांव में आ जाते हैं, और वहां पर बड़े उत्सव होते हैं, हजारों लोग वहां इकट्ठे होते हैं, आसपास के लोग, क्योंकि ये लोकल वो है, विश्वास है, आस्था है लोगों में, तो वो वहां आते हैं और वो लोग वहां पर 2 दिन कृष्ण लीला, रास लीला, इसका सब आयोजन करते हैं। और ये मान्यता है कि बलदाऊ और कृष्ण दोनों 2 के लिए इस मुरैना गांव में आते हैं। तो इस तरह से मतलब ये बहुत ही एक धार्मिक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोग है, लेकिन ये पूरे देश में तो लोगों को नहीं पता है। मैं समझता हूँ मुरैना और भिंड के लोगों को ज्यादा ग्वालियर के लोगों के अलावा इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो ये ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनका मतलब प्रचार प्रसार होना चाहिए, और लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाँ, ऐसी भी मान्यताएं हैं, ऐसे भी विश्वास हैं, ऐसी भी आस्था हैं, और ये सब आज भी परंपरागत रूप से हर साल इस तरह से यहाँ पर उत्सव मनाई जाती है। आप देखते हैं पास में ही भिंड जिले की अभी मैं बात कर रहा था, टेर की और गोवध की, लेकिन भिंड में भी ये मानते हैं कि ये जब पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान ने आकर के यहाँ पर एक भिंडी ऋषि का जो बनखंडेश्वर मंदिर है उसकी स्थापना की थी। भिंडी ऋषि यहाँ तपस्या करते थे, वहीं पर तालाब भी बना हुआ है। तो ये भिंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भिंड के लोग बहुत अच्छी तरह से आस्था रखते हैं, आसपास के लोग भी जानते हैं, लेकिन ये पूरे मतलब विस्तृत क्षेत्र में जो है वो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो इस तरह से, इसी तरह से जो बात कर रहे थे कि आपका जो सतधारा है या आंधेर है, यहाँ पर जो कई ग्रुप ऑफ स्तूप, सांची को सब जानते हैं, विदिशा को लोग जानते हैं, लेकिन सतधारा और आंधेर को, जबकि वो भी सब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्तूपा जो हैं। बाग की बात करें तो बाग की बात हालांकि अभी शुक्ला साहब ने की थी, लेकिन मैं एक नई बात और बता दूं कि यहाँ पर बुद्धिस्ट रॉक कट भी हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर है, और उनमें पेंटिंग्स हैं, जैसी कि पेंटिंग्स अजंता एलोरा में मिलती हैं, बाग में भी मिलती हैं। यहीं पर इंदौर के पास चम्बल नदी का उद्गम स्थल है जनपादो, जो कि वहां पर भी शिव मंदिर और ये सब स्थापित है, और जनपादों में परशुराम भगवान की मूर्ति है। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि इस स्थलों को भी, जनपादों को भी यदि डेवलप किया जाए, और ये जंगल है, ये प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सौंदर्य स्थल है, तो इन सबको भी विकसित किया जाए, तो मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि मंदसौर में चले जाएं तो धमनार एक जगह है जहां पर मतलब रॉक कट केव्स हैं जो 8वीं-9वीं शताब्दी की हैं। इसी तरह से वहां खेजरिया है, खेजरिया भोप, तो यहाँ पर भी बुद्धिस्ट स्तूप है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, उसी क्षेत्र के लोग जानते हैं। लेकिन तब अभी डॉक्टर मोहम्मद साहब ने सिरपुर की बात की थी, तो वहां ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने बता दिया, मैं रिपीट करना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन वहां पर एक तारा की प्रतिमा है, ब्रॉन्ज, बहुत फेमस है। ये 1982 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हुई थी, और इसको लंदन के म्यूजियम में भेजा गया था,
प्रदर्शनी के लिए। इसी तरह से अभी बात हो रही थी कालिंजर की, लेकिन वहीं एक अजयगढ़ फोर्ट भी है। अजयगढ़ फोर्ट भी उतना महत्वपूर्ण है और यहाँ पर रॉक कट मूर्तियां और मंदिर हैं। इसी तरह से अभी आरंग की बात की थी जो रायपुर के पास है, यहाँ पर भी कई मंदिर हैं 11वीं 12वीं शताब्दी के कलिचुरी कालीन और बड़ा फेमस है ये स्थान। और ये जो मंदिरों का निर्माण है वो है वंशी जो राजा थे उन्होंने करवाया था। इसी तरह से अभी शुक्ला जी बूढ़ी चंदेरी की बात कर रहे थे, चंदेरी की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं पर एक बूढ़ी चंदेरी में रॉक कट केव्स हैं और वो अधिक लोग नहीं जाते हैं। एक्चुअली रास्ता भी वहां जाने के लिए दुर्गम है, तो जो भी जाते हैं वो चंदेरी तक तो जाते हैं, चंदेरी के संग्रहालय को देखते हैं, चंदेरी कस्बे को देखते हैं, वहां पर जो साड़ियों की जो बुनाई होती है, वीविंग होती है, उसको देखते हैं, लेकिन बूढ़ी चंदेरी नहीं जाते हैं। इसी तरह से एक दुर्गम स्थल है धूप कुंड। ये कभी कच्छप घात राजाओं की एक राजधानी थी, क्योंकि इनकी 3 राजधानियां थी, एक ग्वालियर में थी, एक नरवर में थी, एक दूब कुंड में थी। तो दूब कुंड में भी एक नदी के किनारे पर ये बहुत अच्छा मतलब स्थल है और वहां पर ये तमाम मंदिर निर्माण हुए हैं। इसी तरह से शिवपुरी में ही नरवर का किला बहुत फेमस है, लेकिन अधिक लोग नहीं जानते। दुर्गम रास्ता भी है, क्योंकि ना तो वो झांसी रोड पे है और ना वो आगरा बॉम्बे रोड पर है, दोनों के बीच में स्थित है। तो इस तरह से वहां पर जाने के लिए बहुत लोग उत्सुक नहीं होते हैं, लेकिन वास्तव में यदि किले को देखेंगे तो अद्भुत है वो मतलब इस तरह का मतलब किला है नरवर का। वहीं पर आप देखते हैं कि यदि धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो एक लोड़ी करके देवी हैं, उन देवी की पूजा होती है और ये मान्यता है कि यदि उनका प्रसाद जिसने भी खा लिया उनको वहां पूजा और प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। इस तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन ये सबको नहीं पता है। इसी तरह से अभी अमरकंटक की बात हो रही थी, अमरकंटक में भी कपिल मुनि धारा है अपने आप में प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सौंदर्य है, वहां पर कई झरने हैं और वहां पर प्राचीन विष्णु मंदिरों के खंडर हैं, जिसका स्थानीय स्तर पर जो नाम आता है वो केशव नारायण मंदिर और ये सब आते हैं। इसी तरह से आशापुरी रायसेन जिले में है और यहाँ पर कभी तो एक मंदिर था, लेकिन जब यहाँ एस्केवेशन हुआ तो एस्केवेशन उत्खनन के द्वारा कई मंदिर और कई प्रतिमाएं हमारे सामने आई, जो कि जो मंडीदीप के पास भोजपुर है, भोजपुर से कुछ दूरी पर स्थित है और वास्तव में वहां पर तमाम मंदिर और तमाम मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसी तरह से जबलपुर के पास बहुरी बंद है, बहुरी बंद में विष्णु मंदिर और उनकी प्रतिमाएं जो कि गुप्तकालीन है यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो आरंग रायपुर के पास अभी चर्चा हुई थी, तो यहाँ पर भी जो प्रतिमा है वो नारायण ताल एक जगह है, नारायण ताल के पास से मिलती है। देशनगर है, यानी बिरसा सब जानते हैं, इवन वहां पर विजय मंडल जो है उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते। उदयगिरी की बात सब लोग करते हैं, सांची की सब लोग बात करते हैं, लेकिन बेशनगर में जो खामबाबा या जो गरुड़ स्तंभ है, तो ये सब वहां से ये प्राप्त होते हैं, जो कि अभी अधिक लोगों को नहीं पता है। या तो पुरातत्ववेत्ताओं को पता है या इतिहास के लोगों को पता है या कोई विशेष रुचि रखते हैं उनको पता है। तो इस तरह से, लेकिन आप देखते हैं कि इसका एक्सकेवेशन भंडाकर साहब ने किया था और वहां पर एक 2nd सेंचुरी के मंदिर का प्लान भी मिला था जो एप्साइडल प्लान का था। तो ऐसे मतलब ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर एमडी खड़े साहब ने भी एक्सकेवेशन किया था। तो ये सब मतलब स्थल है। चरण तीर्थ वहाँ एक बड़ा धार्मिक स्थल है, लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर बेतवा में स्नान करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। ये भी मान्यता है कि उस चरण तीर्थ पर श्री राम भगवान ने सीता और लक्ष्मण के साथ विजिट किया था, इसलिए उसका नाम चरण तीर्थ पड़ गया। तो ये सब चीजें हैं, ये लोकल लेवल पे स्थानीय तौर पर तो जानी जाती हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को ये नहीं पता है। तो मैं समझता हूँ ये शुक्ला जी का बड़ा सराहनीय कार्य है और ये इस पर अपना ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह से ये बिलासपुर में बुरही खार है, जहां पर 2वीं शताब्दी ईस्वी सन की विष्णु प्रतिमाएं मिली हैं और ये प्रभावती नाम की एक महिला थी, उन्होंने दान दे करके बनवाई थी। इन मूर्तियों पर ही अभिलेख लिखा है और अभिलेख से ये ज्ञात होता है। छपरी एक दुर्ग जिले में है
यहाँ पर भी 12वीं और 11वीं शताब्दी के काफी विष्णु मंदिर मिलते हैं और उस मंदिर को लोकल स्थानीय रूप पर बोरम देव मंदिर कहते हैं। तो ऐसे करके मेरा कहने का मतलब हमारा पूरा क्षेत्र है। इसी तरह से बस्तर में डोंगर एक जगह है जहां पर विष्णु और अन्य प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ मैं एक मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि सागर जिले में एक ऐरण जगह और ऐरण में खुदाई भी हो चुकी है। केडी वाजपेयी साहब थे और उनके साथी जो थे श्याम कुमार पांडे जी या उदयवीर सिंह, इन्होंने बाद में तो इस तरह से यहाँ पर एक्सकेवेशन भी हुए हैं। एक्सकेवेशन के साथ साथ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कई अभिलेख, कई मंदिर और ये सब प्राप्त होते हैं ऐरण से, जिनमें नरसिंह अवतार है, बराह अवतार है, यानी जो विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो वहां के प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन ऐरण में इतनी एक्टिविटी होने के बाद, इतनी खुदाई होने के बाद, प्रकाशन होने के बाद, रिपोर्ट के रूप में छपा हुआ है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिव्यू में छपे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये पुरातत्ववेत्ताओं तक ही सीमित है, आम जनता को नहीं मालूम है। तो मैं तो कहता हूं कि सागर के पास भी, जैसा मोहम्मद साहब अभी कह रहे थे कि इन जगहों पे जो फार्म टूरिज्म या रूरल टूरिज्म की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ ऐरण के पास भी यदि इस तरह का कोई विकास होता है तो ऐरण अपने आप में, क्योंकि ये चालुक्य मतलब ताम्र पाषाण युग से लेकर के और अभी तक अनवरत ये एक कंटिन्यू कल्चरल सीक्वेंस वहां से प्राप्त होता है। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से बिलासपुर के पास जांजगीर एक जगह है, मल्हार एक जगह है बिलासपुर के पास, मल्हार में भी एक्सकेवेशन हुआ है। तो ये सब के सब यहाँ पर विशेष प्रकार के विष्णु मंदिर, कलचुरी कालीन मंदिर और ये सब प्राप्त होते हैं। मल्हार में उत्खनन भी किया जा चुका है, ये भी केडी वाजपेयी साहब जो सागर यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने किया है। अभी रतनपुर की बात हो रही थी, रतनपुर में भी कई अभिलेख और मंदिर ये सब प्राप्त होते हैं। एक अभी जबलपुर की बात हो रही थी, तो जबलपुर में 64 योगिनी, भेड़ाघाट और ये तो सब है ही हैं, लेकिन त्रिपुरी एक बहुत महत्वपूर्ण है और त्रिपुरी का भी एक्सकेवेशन, यानी त्रिपुरी मन त्रिपुरकार जो बते त्रिविक्रम जो फॉर्म हुआ है उनके नाम से ही इनका नाम पड़ा है और यहाँ पर भी कलचुरी कालीन बहुत मंदिर प्राप्त होते हैं। अभी चित्रकूट की बात हो रही थी, तो चित्रकूट जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं मिलती हैं, मैं समझता हूं इस पर अब मुझे दृष्टि डालना उचित नहीं है, क्योंकि इस पर सभी लोगों ने और खासकर शुक्ला जी ने इस पर बहुत बड़ा व्याख्यान दिया है। हालांकि मैं भी रामवन गवन के समय मैंने इन सब स्थानों को देखा है, वहां पर जो ऋषि मुनियों के जो स्थल थे वो मैंने वहां देखे हैं, अगस्त ऋषि का आश्रम और सर्वंग ऋषि का आश्रम और तमाम तरह के आश्रम, और मैं हर एक आश्रम में गया। और लेकिन एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि वास्तव में राम नहीं गए होते तो वहां कैसे, वहां पर जो महिला हैं, जो ट्राइबल, क्योंकि वो पूरा आदिवासी क्षेत्र है और आज भी आदिवासी क्षेत्र की वो महिलाएं राम गीत और सीता के गीत, विवाह के गीत आज भी वो अपनी उसमें गाती हैं। तो बहुत ही वास्तव में ये बहुत अद्भुत जगह है। यदि ये परंपरा जो हमारे यहाँ जनश्रुति वाली परंपरा है या मत ज्ञान की परंपरा है या श्रुत ज्ञान की परंपरा है या कंठस्थ रखने की परंपरा है, यदि नहीं होती तो ये महिलाओं को कैसे आज भी वो जो गीत राम जब गुजरे थे, सीता जब गुजरी थी तब गाए जाते थे, वही गीत आज भी गाए जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। पन्नई के पास एक सिद्धेश्वर मंदिर है जिसे अगस्त ऋषि का आश्रम माना जाता है और ये मंदिर इतना विशाल है, इतना सुंदर है, मैं समझता हूँ शायद इसको अभी तक किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया है, क्योंकि ये पहली बार ही रामवन गवन पंथ के द्वारा जो टीम गई थी उस टीम ने इसको सबसे पहले देखा था। और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक प्रतिमा है राम की जो स्वतंत्र रूप से है और वो धनुष बाण लिए हुए है और इस तरह से यहाँ पर सब हमको देखने को मिलता है। इसी तरह से एक चित्रकूट तो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा वाला हो गया, लेकिन एक चित्रकूट इंद्रावती नदी के किनारे पर जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है उस इंद्रावती नदी के जो वाटरफॉल है उस रूप में वो 30 मीटर हाइट से मतलब ऊपर से गिरता है और बहुत ही विशाल, मैं समझता हूँ शायद दंडकारण्य की या बस्तर क्षेत्र की या पूरे मैं तो कहूंगा
कि 2000 पहले के मध्य प्रदेश की, और आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आप कह सकते हैं जिसे, लेकिन 2000 पहले से तो एक ही बात थी। तो मैं समझता हूं इतना सुंदर दृश्य वाटरफॉल का मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने कभी, मुझे मौका मिला था, मैंने 1986 में मैंने उसे देखा था। और मैं समझता हूं कि इन सब बातों के साथ मैं तो शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं अपने सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया और मैं कुछ आपके समक्ष कुछ शब्द रख सका। मैं सभी का आभारी हूं, खासकर शुक्ला जी का। धन्यवाद जी। मैं आपका मन से आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत अच्छी और बहुत कहना चाहिए कि अनछुए स्थलों की जानकारी साझा की। और आप चंबल, ग्वालियर, मालवा, मध्य प्रांत, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर उन स्थलों को छुआ है जो वास्तव में अनछुए हैं। तो इसलिए डॉक्टर शर्मा जी का मैं को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने वास्तव में ऐसे ऐसे स्थलों को सामने रखा है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और स्थानीय स्तर पर ठीक है, स्थानीय स्तर पर लोगों को जानकारियां होती हैं, उनके प्रति आस्था भी होती है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि ये सिद्ध स्थल जो हजारों साल पुराने हैं, बल्कि लाखों साल पुराने हैं, उन स्थलों को, उन विरासत के बारे में हमारी नई पीढ़ी जाने और वहां तक जाए और देखे कि हमारा इतिहास क्या था, हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ या किस दिशा में बढ़ना है। अभी दंडकारण्य की जो बात चल रही है तो उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा अपने बस्तर का भी है। तो बैबस्तपुर, जिसे आज हम बस्तर कहते हैं, वो एक कहना चाहिए कि 8वीं सदी से 10वीं सदी तक इस क्षेत्र का एक स्वर्णिम काल था, क्योंकि वो क्षेत्र काफी पुराना है भाई। सातवाहन, बकाटक, गुप्त वंश, राजर्षि तुल्य और सरबपुरिया, सोमवंशी, नलवंशी, नागवंशी और कलचुली, यानी इतने शासकों को उस क्षेत्र ने देखा है, उनकी शासन पद्धतियों को देखा है। तो वहां नागवंश के टाइम पे, सरबपुरियों के टाइम पे और कलचुलियों के टाइम पे उस समय पर उस क्षेत्र का जो धार्मिक विकास हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ था वहां। और हम जो इतिहास में जो साक्ष्य है उसके हिसाब से जो बस्तर का क्षेत्र है वो काफी घना पहाड़ी क्षेत्र आज भी है। तो हम आज से हजारों साल पहले की यदि कल्पना करें तो वो और घना रहा होगा, दुर्गम रहा होगा। इसीलिए शायद जो तपस्वी ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने तप के लिए उस जगह को बहुत पसंद किया था। और इसी वजह से वहां आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में और घने वन के अंदर कई जगहों पर ऐसे स्थल प्राप्त हो रहे हैं जो लगातार खोज पे मिल रहे हैं। स्थानीय स्तर पे, स्थानीय स्तर के लोग जब कहीं जाते हैं तो वो देखते हैं ये एक गुफा बनी हुई है, गुफा के अंदर एक मूर्ति स्थापित है, और तब उनको पता चलता है कि अरे ये तो बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। और उसके बाद जो उस पर शोध होता है तो ये पता चलता है कि ये यहाँ पे तो किसी ऋषि ने तपस्या की थी। तो हजारों वर्ष पुराना वो स्थल और हजारों वर्ष पहले तपस्या हुई उस स्थल पे। तो इस तरीके से जो आपका दंडकारण्य का जो ये क्षेत्र है, मुझे लगता है वो बहुत, जैसे बीजापुर में तेलंगाना राज्य की जो सीमा है वहां पे पुजारी कांकेर एक जगह है, वो एक ऐसी जगह है पुजारी कांकेर, और वो एक तरह से पौराणिक गांव है। और उस गांव में आज भी पांडवों की पूजा होती है। इसी तरह से जगदलपुर में सिंघई गुड़ी गांव है, तो सिंघई गुड़ी गांव में 11वीं सदी का शिवलिंग है जो नागवंशी शासकों ने स्थापित किया था, और वो एक बड़ा शिवलिंग है और उसको सेट के अंदर रखा गया है। काले पत्थर का अद्भुत शिवलिंग है वहां पे, लेकिन वो पहाड़ों के बीच में और घनी हरियाली के बीच में बनोहारी जगह पे है। इसी तरह से कोंडा गांव जब जाते हैं तो कोंडा गांव में एक गांव पड़ता है बटराली।
बटराली में जुड़वा, काले कलर के जुड़वा शिवलिंग है वहां पे, और वो उसके अंदर रखा हुआ है। इसी तरह से अब इसके बारे में मान्यता यह है कि वो शिवलिंग को जो भी अपने बाह में भर लेगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। और वो जो जगह है वो धार्मिक स्थल बताई जाती है, वो 5वीं सदी के आसपास का है। इसी तरह से दंडकारण्य क्षेत्र में ही रामगिरी पर्वत है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है और चट्टानी जगह है और पहाड़ी है, चट्टान है। उस चट्टान के अंदर एक गुफा है, उस गुफा में मुझे लगता है हजारों वर्ष पुराना एक शिवलिंग है और वहां भी लोग पूरी आस्था के साथ स्थानीय लोग जाते हैं, नदी पार करके जाते हैं और हर साल वहां पे मेला लगता है 15 दिन का और पूरी आस्था निष्ठा के साथ स्थानीय लोग वहां पहुंचते हैं। तो यदि वहां पे पहुंच साधन बना दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो पौराणिक स्थल पर्यटक स्थल के रूप में काफी पसंद किया जाएगा और लोग वहां पे जाएंगे। अब वो जो स्थल है वो 17वीं शताब्दी में उड़ीसा के जो राजा थे, उड़ीसा के महाराज वीर विक्रम देव ने उसको खोजा था। वो शिकार के लिए गए हुए थे, तो शिकार करने जब वो गए तो उनको रात हो गई, तो वो ठहरे। तो ठहरने के बाद ये हुआ कि अब राजा के रुकने की व्यवस्था क्या की जाए, तो सैनिकों ने खोज किया, तब वो पता चला कि यहाँ पे गुफा है। और फिर गुफा के अंदर जब देखा गया तो पता चला कि वहां पे एक ये तो एक धार्मिक स्थल है। तो निश्चित तौर पे वो जगह भी तपस्वियों के, ऋषि मुनियों के तपस्थली रही होगी। उन्होंने शिवलिंग को स्थापित करके वहां पे तप किया होगा और वो भी हजारों वर्ष पुरानी होगी। तो ये अपने यहाँ के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है, मुझे लगता है जैसे आपके लम्हेटा हो गया जबलपुर में, लाखों वर्ष पुरानी चट्टान वहां पे है। अभी आपने त्रिपुरी का जिक्र किया, त्रिपुरी का नाम ही कलचुलियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कलचुली राजवंश जब यहाँ राज शासन का विस्तार किया तो उसने पहली राजधानी अपना त्रिपुरी को ही बनाया था और वहीं से वो छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश किए, इधर मध्य प्रदेश की तरफ भी उनका विस्तार हुआ। तो अब का छत्तीसगढ़ तब तो नहीं था। प्राचीन काल की भौगोलिक संरचना देखी जाए तो उनके समय पर ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो हमें लगता है शासन सत्ता की स्थापना के बाद आया, लेकिन राज सत्ता के समय भी भौगोलिक क्षेत्र की संरचना बदली। उसके पहले यदि हम जाए तो पौराणिक युग जो था उस समय पर ये सीमा रेखा नहीं थी और शायद इसीलिए हमारा जो दंडकारण्य का क्षेत्र है वो मंदाकिनी के और पहले से लेकर गोदावरी के तट तक था, जो आज वारंगल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कहा जाता है। तो ये एक बड़ा लंबा क्षेत्रफल था इसका, और जो सिमटते सिमटते शासन सत्ता के बदलने के साथ साथ जो सिमटता गया और सिमटते हुए मुझे लगता है कि आज इसको बस्तर में सीमित कर दिया गया है। क्योंकि जब अपन दंडकारण्य की बात करते हैं तो लोग कहते हैं बस्तर, नहीं, दंडकारण्य जो है वो सिर्फ बस्तर नहीं है, वो एक बृहद नाम है, बृहद क्षेत्रफल है। इसलिए हमको उस चीज को उस हिसाब से देखने की आवश्यकता है और लोगों को इस बारे में जानने की आवश्यकता है। अब हम अगली कड़ी में आदरणीय सुभदा चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करेंगे। सुभदा जी हमारे छत्तीसगढ़ में लंबे समय से पर्यटन डिपार्टमेंट में हैं और काफी मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के जो ऐसे अनछुए स्थल है उन पे एक बड़ी गंभीर है और गहरी रुचि ले रही हैं। और क्योंकि इनका जुड़ा हुआ विषय है और शायद इसी कारण से वो उन जगहों को लेके चिंतित भी रहती हैं और मुझे लगता है कि उनकी रुचि भी रहती है। तो अब हम सुभदा जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और अपने दंडकारण्य के जो अलौकिक क्षेत्र हैं उन पर प्रकाश डालें। सुभदा जी। मुझे लगता है कि सुभदा जी का शायद ये नेट की समस्या आ रही है और इसी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो
हम एक बार फिर से लौटते हैं उन क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं कि जिन क्षेत्रों को लेके हम लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। तो शर्मा जी अभी बात कर रहे थे अपने मालवा क्षेत्र की तरफ। तो मालवा क्षेत्र की तरफ ही अपन देखते हैं कि मालवा से लगा हुआ अपना सबसे जो पुरातन क्षेत्र है अमरकंटक का है। अमरकंटक सबको पता है कि वहां पे नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है, नर्मदा मैया का जन्म स्थल है और नर्मदा मैया का बालपन स्थल भी वहीं पे है। तो नर्मदा मैया को लेकर वहां पे माई की बगिया है, वहां पे मंडप है जिसके बारे में ये मान्यता है कि जब सोनभद्र और माता नर्मदा के विवाह तय हुआ था तो पूरी बारात वहां पे पहुंची हुई थी। और आज भी जो वहां के पत्थर हैं वो पत्थर उसी तरह से दिख रहे हैं जैसे बारात के दौरान लोगों के घरों पे होते वो उसी में परिवर्तित हो गए हैं। और माई की जो बगिया है वो बगिया भी एक अलौकिक जगह है। वहां पे गुफा है, गुफा में भी एक शिवलिंग स्थापित है जो बहुत ही अद्भुत है। बीच में कुंड है, कुंड में निर्मल जल है और कुंड को पार करके आप जाइए तो शिवलिंग के दर्शन करिए, उनका पूजन करिए। तो नर्मदा मैया के बाद अब यदि हम छत्तीसगढ़ की तरफ घुसते हैं अनूपपुर से, तो अनूपपुर से छत्तीसगढ़ में घुसते ही जो सरगुजा अंबिकापुर का इलाका है, मुझे लगता है वो ऐतिहासिक धरोहर जितना वहां पे है वो अद्भुत जगह है। वो वहां पे उसको जो पुराना नाम था वो था 22 दंदोर, 22 दंदोर क्षेत्र कहते थे उसको, सरगुजा क्षेत्र को। अब वहां दीपाडीह है, सतमहला है। सतमहला के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा मंदिरों का कॉम्प्लेक्स था और आज उन मंदिरों के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक मंदिर बचा हुआ है। दीपाडीह में हम देखते हैं कि दीपाडीह की वास्तुकला, वहां की मूर्ति कला अपने आप में अद्भुत है जिसको संरक्षित करने, व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और इन सभी जगहों को यदि व्यवस्थित और संरक्षित कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि पहुंच मार्ग भी वहां अच्छा है, सुविधाएं भी लोगों को मिल सकती हैं। थोड़ा सा यदि प्रयास किया जाएगा उसको जानकारी को विस्तारित करने का तो लोग जा रहे हैं और जाने वालों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो अपना पूरा दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, जैसे अभी आपने बनखंडेश्वर की बात की, अब जैसे आपके बप्पा रावल थे। अब बप्पा रावल जो हैं वो आपके राजस्थान और मालवा इसके सीमावर्ती क्षेत्र के सबसे बड़े वीर योद्धा थे। और बप्पा रावल के बारे में तो इतिहास में दर्ज है कि वो अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को 3 बार सिंध प्रांत तक खदेड़ के आए थे वो। और जब उन्होंने देखा कि नहीं इसके बाद भी मुगल वापस आ रहे हैं तो वो जाके तब का गजनी, आज का रावलपिंडी, गजनी पे हमला किया और गजनी क्षेत्र को जीता और वहां पे अपनी सैन्य छावनी बनाई। और आज जो रावलपिंडी नाम है पाकिस्तान में जो जगह है वो बप्पा रावल के नाम पर ही है। लेकिन हमें ना तो हम बताने की चेष्टा करते, ना लोग जानने की चेष्टा करते। तो मुझे लगता है इन सभी जगहों के बारे में हमें अपनी नई पीढ़ी को और मौजूदा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं इस तरह का ये एक प्रयास किया गया आप सब लोगों के सहयोग से। ये प्रयास थोड़ा सा फलीभूत हुआ है और मुझे लगता है कि ये यदि आप लोगों का इसी तरह से सहयोग रहेगा, क्योंकि आप लोग इस दिशा में चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, इस दिशा में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और इस दिशा में जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप जैसे लोगों की वजह से ही मुझे लगता है कि ये कार्य सफल हो सकता है। जैसे के मोहम्मद साहब काफी समय तक मध्य प्रदेश में रहे, रुचि लिए, उस जो भी क्षेत्र उनकी समझ में आया कि उस समय पर बिखरा हुआ है उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, उन्होंने उसको प्रयास किया और प्रयास करके उसको एक नया स्वरूप दिया। आप भी माननीय डॉक्टर शर्मा जी, आप भी इस क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं और मुझे लगता है अभी आपने जितनी जानकारी साझा की है वो सारी जानकारियां लोगों के लिए बड़ी लाभकारी साबित होंगी। तो ये एक बड़ा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें हम
सब लोगों की तरफ से सहभागिता से इस प्रयास को आगे किया गया है और आगे भी अपनी कोशिश होगी कि इसी तरह से राज्यों के जो अनछुए स्थल हैं, उन अनछुए स्थलों के बारे में लोगों से जानकारी मैं साझा कर सकूं आप सब लोगों के सहयोग से। और इसी को लेके अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिन स्थलों की अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, उन्हीं को लेके एक हम वेबसाइट अभी तैयार करवा रहे हैं और जल्दी ही वो वेबसाइट लोगों के लिए आएगी। और मुझे लगता है कि उस वेबसाइट के माध्यम से भी जो लोग इन स्थलों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो उनको मिल सकेगी। आदरणीय शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक मैं 280 से ज़्यादा ऐसे स्थलों का डॉक्यूमेंटेशन मैं कर चुका हूं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट है वो हमने इकट्ठा किया है, उसके सत्यापन का भी हमने प्रयास किया है कि जानकारी गलत ना जाने पाए। तो वो फैक्ट और उसकी फ़ोटो का हमने संग्रह किया है, उसे सब हम वेबसाइट पे डालेंगे और तो लोगों को उसकी ऐतिहासिकता, उसकी पौराणिकता और मुझे लगता है उसकी प्रामाणिकता मिल पाएगी और उससे वो लोग उन जगहों पर जाने में दिलचस्पी ले सकेंगे। इस कार्यक्रम में सभी अतिथि शामिल हुए, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। नमस्कार।